नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत कल छत्तीसगढ़ की बची हुई 7 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में वोट पड़ेंगे। रायगढ़, कोरबा, सरगुजा और जांजगीर चांपा में भी वोटिंग है और इस तरह तमाम उन जो सीटें हैं 11 सीटें, इस पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। यानी कल तीसरा और अंतिम चरण छत्तीसगढ़ का। कुल 123 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में किस्मत आजमा रहे हैं। इस तीसरे दौर में अंतिम दौर की 7 सीटों पर चुनावी शोर थमने से पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। छत्तीसगढ़ में कल वोट पड़ेंगे, उसमें दुर्ग को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर फिलहाल बीजेपी काबिज है। लेकिन कांग्रेस इस आंकड़े को दुरुस्त करने की पुरजोर कोशिश करेगी। 7 सीटों पर आखिरी जंग में किसका पलड़ा भारी है? क्या इस बार छत्तीसगढ़ में जीत हार का आंकड़ा बदलेगा? ये सब चर्चा करेंगे, हर पहलू पर बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। पहले और दूसरे चरण के रिकॉर्ड मतदान के बाद कल तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा और जांजगीर चांपा में चुनाव होना है। इसमें 123 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिनका फैसला 1,27,13,816 मतदाता करेंगे। रायपुर और बिलासपुर में जहां सबसे ज्यादा 25-25 उम्मीदवार मैदान में है, वहीं सरगुजा में सबसे कम 10 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। 7 सीटों पर वोटिंग के लिए 15,408 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के साथ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। थर्ड फेज के लिए भी कुछ संवेदनशील हैं, कुछ अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। सामान्यतः इस पूरे क्षेत्र में सभी 5 बजे तक है। व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं जो संवेदनशीलता को देखते हुए और जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो आवश्यकता है उसको देखते हुए फोर्स डिप्लॉयमेंट और मजिस्ट्रेट्स के डिप्लॉयमेंट वगैरह पूर्ण कर ली गई है। रविवार को चुनाव प्रचार थमने से पहले आखिरी जंग के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रदेश की जिन 7 सीटों पर कल चुनाव है, उनमें से 6 सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, जबकि जांजगीर चांपा में बीएसपी ने मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है। 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो दुर्ग को छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी, लेकिन इस बार टक्कर कांटे की है, क्योंकि राज्य में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, जबकि बीजेपी एक बार फिर मोदी लहर के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। सब ठीक होगा, सब शांत हो जाएगा। इतने आंधी तूफान आए ना और उसके बाद मौसम बदल जाता है, तो मोदी जी का तूफान पूरे देश में छाया है और उसके बाद सुकून की बारिश भी होती है। 23 तारीख जो मतदान होगा निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में होगा। जो प्रथम और द्वितीय चरण के जो मतदान हुए उसमें कांग्रेस पक्ष में रुझान तो निश्चित रूप से है और इस समय वो निश्चित रूप से यहाँ भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। कल छत्तीसगढ़ की 7 सीट सहित पूरे देश में 16 राज्यों की 117 सीटों पर 1630 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका फैसला 23 मई को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ में अब फाइनल राउंड की तैयारी है, कुछ घंटे बचे हैं। इससे पहले कि हम डिबेट में जाएं, इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें कि किसका पलड़ा भारी है, किसके पक्ष में क्या पॉइंट गए हैं, आप सबसे अनुरोध है कि अब 7 सीटों के ऊपर वोटिंग है। आप जाएं और 100% मतदान में अपनी जिम्मेदारी समझिएगा और ज़रूर हर एक सीट के ऊपर जिसे भी आप ठीक समझते हैं अपना कैंडिडेट चुनने के लिए अपना वोट जरूर डालिएगा। इस अपील के साथ में हम शुरुआत करते हैं। चलिए पैनल से आपको मिलवाते हैं। बड़ा ही प्रबुद्ध और जिम्मेदार पैनल इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुका है। डॉक्टर किरणमयी नायक जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और वर्षों से, दशकों से प्रदेश की सियासत की नब्ज देख रहे हैं, टटोल रहे हैं, तो उनसे भी हम उनके व्यूज जानेंगे। आप तीनों का इस मंच पर स्वागत है। डॉक्टर नायक, आपसे शुरुआत करते हैं। जब से सत्ता बदली है तब से ऐसा कहा जा रहा है कि परिवर्तन की बयार एक बार फिर से देश की सरकार के लिए बहेगी, ये कांग्रेस का दावा है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि पिछली बार जो मोदी वेव थी वो पहले से कहीं ज्यादा तूफानी हो गई। किसकी बात सही समझे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में मोदी जी के नाम के अलावा कुछ बचा नहीं है।
क्योंकि उनके कार्यकर्ता, उनके प्रत्याशी सबकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी या क्षेत्र की जनता की जिस बिना पर मतदान करे, ऐसी योग्यता वाले क्राइटेरिया को मोदी जी ने पूरी तरीके से साफ करके रख दिया है। पिछला चुनाव जरूर पूरी मोदी वेव थी, इसलिए जिसको भी खड़ा किया वो जीत गया, परंतु अब हालात ऐसे नहीं हैं, क्योंकि जब 2014 में आपने सपने दिखाए थे, जुमले दिखाए थे, तब जनता ने आपका काम नहीं देखा था। पर इन 5 सालों में जनता ने आपका काम देख लिया है कि आपने काम किया कुछ नहीं, केवल और केवल ढोल पीटा है बस, और कुछ नहीं किया है। तो अब जो बात कर रहे हैं कि मोदी वेव है या मोदी लहर है, मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए है वेव वाली बात, क्योंकि उनके पास उनके अलावा कोई नेता बचा नहीं। मोदी जी एक ऐसे नेतृत्वकर्ता बनकर आए जिन्होंने अपने सारे सीनियर नेताओं को, जिन्होंने जमीन तैयार की थी, भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ की नींव रखी थी और उसको यहाँ तक लाए थे, उन सब को हाशिए में डाल करके उन सब को किनारे कर दिया, और अभी लगभग सभी के टिकट भी काट दी, चाहे वो उनके मंत्री रहे हो जो भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष के टिकट काट दिया, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की भी टिकट काट दी, जहां तक पता चला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अकेले ही एक लीडर बन करके रहना चाहते हैं और किसी को और पनपने नहीं देना चाहते हैं। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिस तरीके से हाशिए में डाल करके रखा है, उससे भी साफ समझ में आ रहा है कि ये मोदी वेव नहीं है, ये एक तरीके के भस्मासुर साबित हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, आपने जो बात की मैं वहीं से शुरू करता हूं, कि मोदी के अलावा बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं? अगर ये वर्जन कांग्रेस पार्टी का है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास में उस एक जो चीज इकलौती बची है बीजेपी के पास में, आपके मुताबिक उसका जवाब सही है क्या? अगर आप इन 2 चेहरों की, ठीक कहा आपने कि अब की बार के नेशनल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो पर्सपेक्ट आपका ये बनता दिख रहा है कि उनके सामने राहुल गांधी जी का चेहरा आता है, और अगर इन दोनों की तुलना होती है तो लोग बाग मोदी जी को भारी ठहराते हैं, कम से कम बीजेपी तो बिल्कुल ठहराती। आपको लगता है वो चेहरा बराबरी का बन पाया? देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, विधानसभा चुनाव के पहले भी इसी तरह की बातें की जा रही थी कि रमन सिंह के सामने में कोई चेहरा नहीं है। भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और ये बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान को ओवरलुक करते हैं। संविधान में ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि आप किसी एक लीडर का फेस पर चुनाव लड़ें। हमारे संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि जिस दल का बहुमत होता है, उस बहुमत दल का जो भी लीडर चुना जाता है, चाहे आप प्री अलायंस कहें चाहे पोस्ट अलायंस कहें, परंतु जो लीडर होता है वो जाकर के प्रधानमंत्री का चेहरा बनता है। और ये चीज आज छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया कि जब तक कि 15 साल में रमन सिंह थे, तब तक लगता था उनके सामने में उनके लेवल का कोई लीडर नहीं है, परंतु महज 3 माह के समय में छत्तीसगढ़ की जनता ने माननीय भूपेश बघेल जी का चेहरा देख लिया और उनकी वर्किंग स्टाइल देख लिया और उसके दीवाने हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक पैरामीटर और एक स्केल बनाने की बात करते बीजेपी वाले, क्योंकि इनके पास में उनके काउंटर नहीं है। जो क्वेश्चंस राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं, एक भी विषय का आज तक कोई जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। ठीक आप कह रहे हैं, चलिए मैं इस पर जाता हूं, लेकिन एक सवाल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या देश के चुनाव हैं और आपको मोदी जी को चुनना है, आपको मोदी जी को देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, क्या इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से वैसे आ पाए? मैं आता हूं आपके पास, 2 मिनट दीजिए मुझे। श्रीचंद सुंदरानी साहब की टिप्पणी ले लूं। सुंदरानी साहब, क्या बीजेपी के पास में, आज की बीजेपी के पास में, जो अब वो अटल आडवाणी जी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि टारगेट ओरिएंटेड है, जो लक्ष्य तय करती है, खुलकर बोलती है कि हमको इतनी सीटें चाहिए, अब की बार 300 पार, अब की बार 200 पार, अब की बार 76 पार, इस तरह के टारगेट देती है, क्या इस बीजेपी के पास में सिवाय एक बड़े चेहरे के और कुछ नहीं? क्या आपके बाकी के चेहरे गौड़ हैं? देखिए पुनीत जी, नेतृत्व जिसके हाथ में होता है निश्चित रूप से उसी के नेतृत्व की बात होती है। जब तक अटल जी थे, अटल जी की बात होती थी, बच्चा बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री की अगली बारी अटल बिहारी का नारा हम लगाते थे, बचपन से लगाते थे। अटल जी आडवाणी जी की जोड़ी थी, आज मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी है आने वाले कल समय में। लेकिन लीडरशिप की बड़ी श्रृंखला है हमारे यहाँ।
हम किसी एक परिवार पे जाके आश्रित नहीं रह गए। एक परिवार के 3 प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार सोनिया जी को लाया गया, जिस प्रकार उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाया गया, कहीं पार्टी एक परिवार से उभर रही थी, लेकिन आखिरी में फिर एक परिवार के शिकंजे में कस के रह गई पार्टी। आज भी राहुल गांधी की क्या उपलब्धि है राजनीति में? सिर्फ इतनी उपलब्धि कि वो राजीव गांधी के पुत्र हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप लोग पूछते हैं कि मोदी जी से, एक सवाल छोटा सा, जैसे मोदी जी से क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, जब ये सवाल आप पूछते हैं तो गांधी परिवार से क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, हमें कोई वो अपनी पार्टी के लिए किसी चेहरे को चुने, किसी परिवार को चुने। कांग्रेस पार्टी किसको चुने, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन हो, इससे भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं। लेकिन पानी पी पी के कोसने का काम तो कांग्रेस पार्टी करती है मोदी जी को। मोदी जी से इनको क्या तकलीफ है? हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो, इनके पेट में दर्द क्यों होता है? सुबह शाम जोड़ी को के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, चोर तक बोलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में आखिर माफी मांगने जाना पड़ा राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री को चोर बोलने के शब्द को वापस लेना पड़ा। कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस कांग्रेस पार्टी जिसने देश में 55 साल राज किया, जो बात नहीं, लेकिन आपकी फिर मैं अपने सवाल पे आता हूं, क्या एक बड़े चेहरे को या 2 चेहरों को चमकाने के लिए बाकी सारे, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, आपने ठीक कहा, सुषमा स्वराज जी का नाम लिया अभी किरणमयी जी ने, बात सही है, जो 6 महीना अध्यक्ष पहले का नाम लिया, ताई का नाम लिया, वो बात सही है, कहाँ है वो लीडरशिप? अच्छा, एक बात बताइए पुनीत जी, क्या 70, 75, 80 साल के हो जाने के बाद भी उन्हीं चेहरों को अवसर मिलना चाहिए कि नए लोग जो बेचारे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से? अच्छी बात है ना, आपने जैसे स्वीकार किया ऐसे ही अगर खुलकर स्वीकार करें तो मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल उठता रहा, ताई की नाराजगी, ये हम मेरी आपकी तो देन नहीं है, ये जग जाहिर। नई लीडरशिप का अवसर कब मिलेगा? कब मिलेगा अवसर? तो खुलकर इस बात को कहें ना। चलिए मैं आता हूं, हम तो कह रहे हैं ना, नई लीडरशिप को अवसर देने के लिए हमने 11 के 11 अच्छी बात है, आप अधिकृत तौर से जैसे आप कह रहे हैं, ऐसे अगर पार्टी भी कहती कि साहब ये मुद्दा है, इस वजह से हमने इनको बोला हुआ है, खुलकर कहते हैं। ये जो हालांकि इनकी पार्टी का मामला मुझे बोलना नहीं चाहिए, परंतु बात चूंकि पार्टी पर उठा रहे हैं इसलिए कह रही हूँ कि यदि इनके पार्टी ने तय कर लिया था कि नहीं देना है 70 से पार वालों को, तो आप पहले ही तैयार कर लेते ना। आप लास्ट मोमेंट में खोजने की नौबत क्यों आ रही है? रूठने मनाने का प्रोसेस क्यों चल रहा है? आप एक लाइन से लोगों को, एक झटके में 11 कैंडिडेट तय किए, एक झटके में तय किए, वही तो बात हो रही है, एक झटके में तय किए। सुषमा जी ने स्वयं, मतलब है कि हिटलर शाही, हिटलर शाही, अच्छा हम करें वो हिटलर शाही, आप करें तो क्या है? मैं बोल रही, आपको मौका मिलेगा ना, आप काउंटर कर रहे हैं, आपको मौका देंगे। नहीं, कांग्रेस क्या करते आई है? सुबह शपथ लिए थे अर्जुन सिंह जी, रात को वहां पंजाब का गवर्नर बना के भेज दिए। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। वही बात, आप लोगों ने जितना सुबह मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते और शाम को गवर्नर पंजाब। मेरी बात सुन लीजिए सुंदरानी जी, आपको बोलने का पर्याप्त मौका दे रहे हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस की लीडरशिप कैसे चलती है, वो अभी इशू नहीं हो रहा है। बात ये हो रही है कि आपके यहाँ से यदि सारे सीनियर लीडर को एक लाइन से हटा दिया जाए, सवाल है क्या? बिल्कुल, आप किरणमयी जी की बात से सहमत है? देना चाहते हैं? सुनिए आप सुंदरानी साहब वो एक पॉइंट रख रहे हैं, आप अपना उत्तर दें। आपने एक सवाल रखा, मैं पूछूंगा उनसे। भाई अभी बात ये हो रही है कि आपका यदि पार्टी का अंदरूनी मामला था तो आप इस चीज को, जैसे आपने कहा ना कि आप पहले क्लियर कट कर देते कि 70+ वालों को नहीं दिया जाएगा, परंतु आपने पूरे मामले को ड्रामेबाजी कर करके और जो आपका मेंबर नहीं है, जो मेंबर नहीं है उसको एक सुबह मेंबर बनाते और शाम को टिकट देते। चलिए, छत्तीसगढ़ में फाइनल राउंड के पहले हम लोग बैठे हैं पैनल के साथ में और दोनों पक्षों को हमने सुन लिया। शर्मा जी, आपका जितना तजुर्बा है अब तक चुनाव का और छत्तीसगढ़ में चुनाव का, अब की बार के चुनाव के बारे में एक टिप्पणी आपकी भी और बाकी वरिष्ठ पत्रकारों की कि ये सबसे टफ और अलग तरह का इलेक्शन, विधानसभा के बाद जो यहाँ सत्ता बदली, क्या लगता है कि वो परिवर्तन की वेव है, वो लगता है मोदी की वेव है, वो लगता है राष्ट्रवाद की वेव है, किसके फेवर की वेव है ये हम नहीं कहते, लेकिन क्या किसी वेव के तहत ये चुनाव? दूसरा बड़ा सवाल, क्या ये 2 बिग जो फेस ऑफ हुए, 2 बड़े चेहरों को के बीच की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई, क्या ऐसी छत्तीसगढ़ में तासीर रही है कि इन 2 चेहरों में से लोग चुने बिना कैंडिडेट के?
देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ में जो रणनीति अपनाई थी चुनाव की, आपने देखा होगा कि थोड़े दिन के बाद में उसमें परिवर्तन किया। ठीक कह रहे हैं। और चेहरा मोदी का सामने लाया और सारे चेहरे गायब कर दिए, और अगर नहीं गायब किए तो छोटे कर दिए। तो और ये पूरा केंद्रित कर दिया कि ये मान के चल रही भारतीय जनता पार्टी, ये लग रहा है कि पूरी मोदी वेव चल रही है, जिसको कह सकते हैं आपकी मोदी मैजिक। वो मोदी मैजिक था, पिछले चुनाव में हमने भी देखा वो मैजिक, और हमने ये महसूस किया कि अब वो मैजिक उतना पावरफुल नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से भी महसूस कर रहे हैं कि वो मैजिक नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे, पैटर्न देखेंगे पाठक जी, तो ये जब से हमारा छत्तीसगढ़ बना है, आप ध्यान से देखिएगा कि सरकार जिसकी भी रही है उसी के 10 सीट मिलती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की 3 बार सरकार रही। ठीक है, 98 की बात को छोड़ दीजिए, पूरा मध्य प्रदेश था उस समय, एक तासीर अलग थी। जब से छत्तीसगढ़ बना है, तासीर बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 बार रही। भले ही पहले टर्म और दूसरे टर्म में यूपीए की सरकार रही, केंद्र में मुद्दे भी केंद्र के माने जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता ने जो है निर्णय जो है स्थानीय सरकार के आधार पर दिया, रमन सिंह के चेहरे को देख करके दिया। तीसरी बार में मोदी जी आ गए। मोदी जी के आने के बावजूद भी जो है 10 सीट इनको मिली, तो वो भी जो है डॉक्टर रमन के चेहरे और स्थानीय और कुछ मोदी जी का प्रभाव, मैजिक जो जिसको बोलते थे हम, उससे वो बड़ी मुश्किल जो है तीसरी बार ये सरकार बन पाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा में 10 सीटें मिली। ये पैटर्न है, और आज हम अगर उस पैटर्न को मानते हैं, मान लीजिए उस व्यवहार को मानते हैं, तो आज भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार है। तो उस पैटर्न के हिसाब से जो है कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, ये मान के चलना पड़ेगा। मतलब और जो के पास खोने के लिए नहीं, पाने के लिए, आप ऐसा मानते हैं। और एक चीज बोल रहा हूं मैं आपको कि आप ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में फर्क देखिए। निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र में मोदी मैजिक के बारे में लोग सोच रहे हैं, ठीक है, मोदी की बातों को सोच रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो है इसका आप 50-50 अंदाज लगाइए कि वो मैजिक और वो बातें जो मोदी जी पहुंचाना चाहते हैं गांव-गांव तक के, वो नहीं पहुंची है, और उसका प्रभाव उधर कम है। और भूपेश बघेल का कर्जा माफ और बिजली हाफ और समर्थन मूल्य और जमीन वापसी जो है आदिवासियों को, वो वर्क कर रहा है, और वो जो है मतलब स्थानीय स्तर के ऊपर सरकार का लाभ मिलता आया, ये ट्रेंड भी रहा है और ऐसा देखने में भी आ रहा। सुंदरानी साहब सहमत हैं इस बात से कि आप मोदी वेव देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भूपेश वेव, उसका भी असर है? पुनीत जी, मैं करीब 42-43 साल से राजनीतिक जीवन में सक्रिय हूँ। मैंने 77 का चुनाव बहुत नजदीक से देखा है, 90 के चुनाव को देखा है, 2014 के चुनाव को देखा, 2019 के चुनाव को देख रहा हूँ। 77 के चुनाव में मतदाता मुखर था, 90 के चुनाव में मुखर था, 14 के चुनाव में मुखर था। मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव में सर्वाधिक मुखर है मतदाता। कोई प्रत्याशी का नाम नहीं पूछ रहा है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, इससे किसी को लेना देना नहीं है। चाहे परिस्थितियां जो भी हो, किस रूप में ये परिस्थितियां पैदा हुई मैं नहीं जानता, लेकिन हर आदमी मोदी जी की बात करता है। मतदाता पर छत्तीसगढ़ की जनता सरप्राइज भी करती है। ये बात आपने विधानसभा के चुनाव के समय की कि आप लिख के रख लीजिए, एंटी चीज तो आप भूल जाइए, अब की बार प्रो गवर्नमेंट की वेव है, लेकिन जनता ने शायद आपको तब फीडबैक वैसा दिया और नतीजा आपके सामने है। दूध के जले हैं, छाछ को भी फूंक के पी रहे हैं। अच्छी बात है, आप स्वीकार तो कर रहे हैं। पुनीत जी, मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ। फिर हम 23 मई को बैठेंगे, जब चुनाव परिणाम अवश्य बैठेंगे। मुझे लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत भी कह सकते हैं, मैं भाजपा प्रवक्ता के नाते भी बोल रहा हूँ कि पिछले 2014 के मुकाबले ज्यादा बड़ी वेव 2019 में मोदी जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं सारे गणित फेल हो जाएंगे? क्योंकि देखिए, आप पहले 2 चरण, उसमें बम्पर वोटिंग, पिछली बार जब वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा तो जो मौजूदा पहली वाली जो सरकार थी केंद्र की, उसको नुकसान हुआ 7 से 10 सीटों का, ठीक है। इसके बाद में अब तीसरे चरण की जो सीटें, इसमें आपने अगर हम इस मुताबिक देखें तब भी लगता है कि सीटें कांग्रेस के पास बढ़ेंगी। उनके पास खोने के लिए 1 सीट है, लेकिन पाने के लिए उनके पास 10 सीटें हैं। अगर वेव की बात करें तो स्थानीय प्रशासन का असर पड़ता है, इस फैक्ट को भी नकार नहीं सकते। क्या मोदी वेव इतनी बड़ी आपके मुताबिक? एक फेयर एक बात कहें। देखिए पुनीत जी, विधानसभा में 68 सीटें जीती है कांग्रेस ने, और 4 महीने का कार्यकाल है। 4 महीने के कार्यकाल में बहुत ज्यादा परिस्थितियां बदलती नहीं है, लेकिन चूंकि ये चुनाव केंद्र को लेकर हो रहा है, मोदी जी को लेकर हो रहा है, देश को लेकर हो रहा है, देश के स्वाभिमान को लेकर हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हर मतदाता की जुबान पे एक ही बात है, हमको देश बचाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की, इस पर मैं कमेंट लेता हूं। शर्मा जी, एक छोटा सा कमेंट, जो
मोदी वेव को प्रगाढ़ कर सके, बढ़ा सके, उबाल उसमें ला सके, जिसमें राष्ट्रवाद हो, जिसमें देश की सुरक्षा हो, जिसमें धर्म की बात हो, जिसमें मंदिर की बात हो, वो सारे पॉइंट्स अब की बार चुनाव में दिख रहे हैं जो पहले कभी गुम थे, जहां पहले विजन और विकास की बात थी। देखिए, राष्ट्रवादी तो हर व्यक्ति हमारे भारत का है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि राष्ट्रवाद बहुत बड़ी चीज है, सबको मालूम है और सब मानते हैं, राष्ट्र को प्रेम करते हैं। सिर्फ किसी के कह देने से कोई राष्ट्र प्रेमी हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। मैं अपना व्यक्तिगत मत देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पूरी तरह से मान के चल रही है कि स्थानीय मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव होंगे और स्थानीय मुद्दे पावरफुल हैं। केंद्रीय मुद्दे जो जिस तरीके से सारे मुद्दों को अलग करके, समस्याओं को अलग करके, सिर्फ राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक और हिंदूवाद के ऊपर भी जिस तरह से बात की जा रही है हर जगह, और छत्तीसगढ़ में आकर के जब मोदी जी ने देखा कि मोदी और साहू का जो बात उन्होंने की, उन्होंने ये देख लिया कि साहू बाहुल्य क्षेत्र यहाँ ज़्यादा है। साहू लगभग 33 लाख वोट है यहाँ पे, 55 लाख जनसंख्या में 33 लाख वोट करीब करीब है, एक अंदाजन मैं बता रहा हूँ आपको। उन 33 लाख वोटों को प्रभावशाली रूप से अपने साथ करने के सोच एक सवाल है, सोच से उन्होंने जो है सबको मोदी बना दिया। ठीक बात है, लेकिन क्या ये इसका असर होता है आज के दौर में, जब पढ़े लिखे लोग हैं, आज के दौर में इतना सशक्त मीडिया है, मैं वही कह रहा था, मैं वही कह क्या रहा ये था। परसेप्शन बन पाएगा कि किसी एक व्यक्ति को किसी एक प्रकरण में कुछ बोल देने से सारे समाज को? नहीं, मैं वही कह रहा था, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा करने का प्रयास होता है, इस सोच से किया। और अब सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर एक बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ, पूरे देश में भले ही मोदी मैजिक होगा, वो दूसरे राज्यों में हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो मैं देख पा रहा हूँ, मोदी वर्सेस भूपेश बघेल इसीलिए बना है ये मुद्दा क्योंकि यहाँ चेहरा अब नहीं बचा। रमन सिंह चेहरा जो है वो पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया है जिस तरीके से, तो उसका मैजिक खत्म हो गया करके मोदी वर्सेस भूपेश बघेल का उस मामले में आप सोचेंगे तो भूपेश बघेल यहाँ भारी। किरण भाई जी, अब फिर बात अब वहीं आकर रह जाती है कि क्या मोदी जी के बड़े चेहरे और उनको सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े शब्द, राष्ट्रवाद का हो, देशभक्ति का हो, देश की सुरक्षा का हो, क्या इसका जवाब कांग्रेस पार्टी कम से कम इन 11 सीटों पर लोगों तक दे पाई है? जो लोकल गवर्नेंस का लाभ और उसका इम्पैक्ट है उसको जीवित रख पाई है मोदी मैजिक के सामने? देखिए पुनीत जी, मैंने पहले भी कहा था कि मोदी मैजिक जैसे कोई भी चीज है नहीं। नहीं, लेकिन उनका तो दावा है कि हमारे पास तो फीडबैक है, लोग तो तैयार खड़े हैं, आपके सामने भी कहा उन्होंने। नहीं, उनका फीडबैक है क्योंकि एक तरफ जो है देश ने मान लिया है कि एक ही चौकीदार चोर है। ये चीज पूरे देश में आज मोदी जी भी अपने कोर्ट में आज राहुल गांधी ने माफी मांगी इस शब्द पे। मैं पूरी बात कर रही हूँ ना, आपको पूरा बताती हूँ। नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माफी मांगी इस बात पे। बता रही हूँ ना, वो किस मुद्दे पे, सुन तो लीजिए, आप थोड़ा धैर्य तो रखिए सुंदरानी जी, मैं पूरी बात बोलूंगी। मोदी जी के मंच पे जब मोदी जी ने चौकीदार कहा तो यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता ने चोर कहा उनके जवाब में। ये भी सुन लीजिए, आप भी रहोगे मंच पर। अब रहा सवाल कि जो राहुल गांधी जी ने आज माफी मांगी, आप यदि बात कर रहे हैं, मैं उसको भी बता दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी ने कहा था, जिसके ऊपर अवमानना की नोटिस की बात आई थी, उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया। लेकिन आज ही अपने एक और मंच से राहुल गांधी जी ने फिर से यह नारा दिया कि एक ही चौकीदार चोर है। उससे राहुल गांधी जी नहीं हटे हैं, देश में नारा चल रहा है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं मोदी मैजिक की, एक तरफ बात हो रही चौकीदार चोर की, क्योंकि जनता को यह मालूम है कि राफेल मामले में मोदी जी अपनी बातों से बचने के लिए, और जो चौकीदार चोर वाली बात साबित कर चुके हैं राहुल जी, उससे बचने के लिए उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सेना की आड़ ली, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई कि आप सेना का और उनके उपयोग को नहीं कर सकते हैं, जिसके खिलाफ यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हमने शिकायत की कि ये लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने एक राष्ट्रवाद और ये सारी चीजों पे मुहिम करके अपनी ब्रांडिंग करने की जो इनकी सोशल मीडिया टीम है, इमोशनल पॉइंट्स है ना, मैं उसी पर आ रही, इमोशनल पॉइंट करके इन्होंने अपने मैजिक को बढ़ाने की कोशिश की है। तो केवल भारतीय जनता पार्टी के फॉलोवर्स के लिए ये मोदी मैजिक है, परंतु यदि कोई निष्पक्ष और न्यूट्रल है तो वो भी जानता है कि मैं यदि 10 रुपए का पेन लेता हूं तो मुझे बिल चाहिए और उसकी ऑथेंटिसिटी चाहिए। ये नहीं कि जो भी चीजें मैं मनमाने तरीके से खरीद लूं और जनता को जवाब भी ना दूं। अपना तानाशाही पूर्ण जो रवैया रहा है मोदी जी का, उसको देश की जनता ने 5 साल में देख लिया है कि वो चौकीदार साबित क्या केवल बीजेपी के लिए वेव है? केवल बीजेपी के लिए वेव है सुंदरानी साहब? देखिए वो मुखर लोग क्या केवल बीजेपी के हैं? बिल्कुल नहीं साहब,
मैं ऐसे मतदाताओं को जानता हूं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे, लेकिन वे इस जनसंपर्क के दौरान वे मुखरता से भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, मोदी जी की सरकार बनाने की बात करते हैं। दूसरा, मैं आदरणीय किरणमयी नायक जी बहुत विद्वान हैं, वकील हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। इन्होंने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से राहुल गांधी जी ने कहा था, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी की 55 साल सरकार रही हो, जिस परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री रहे हो और स्वयं अपने आपको प्रधानमंत्री के समकक्ष मानते हो, मोदी जी से बड़ा नेता उनको तो आपने बड़ा बना दिया, उनको लगातार वो अगर जी के सामने सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला सामने खड़ा कर करके, जैसे एक समय मोदी जी को बड़ा बनाया था, गलत हवाला, गलत सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर प्रधानमंत्री को चोर के आज उसको माफी मांगना पड़े, क्या शर्मसार नहीं होती पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देश की कांग्रेस? फिर आप साध्वी पर क्या कहेंगे? अगर आप उस मुद्दे की तरफ जा रहे हैं तो फिर अभी आप साध्वी के मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्या यहाँ बीजेपी गलत है? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारा चेहरा है। अब जो बातें हैं वो पब्लिक डोमेन में चेहरा है, वो जो बातें हैं वो पब्लिक डोमेन में है, मतलब ये किसी के पक्ष लेने वाली बात नहीं है। हम राहुल गांधी जी की तुलना साध्वी जी से करेंगे क्या? राहुल गांधी जी उस पार्टी के चुनाव में खड़े हुए दो चेहरों की बात करें। जी जी, आप मोदी जी और राहुल जी की बात करते करते आतंकवादी को डालो और वो देशभक्त बन करके निकलता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में आता है, चाहे आतंकवादी हो, चोर हो, गुंडा हो, बदमाश हो, परंतु वो जब जैसे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आता है, राहुल गांधी पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख करके प्रधानमंत्री जी को छोड़ के जिस पार्टी का अध्यक्ष तड़ी पार हो वहां पे और कैसे उम्मीद की जा सकती है? अरे आपका अध्यक्ष तो बेल पे है, आपका अध्यक्ष तो बेल पे, आपकी यूपीए पर्सन बेल पे है, आपके दामाद बेल पे है, रमन सिंह का दामाद बेल पर है, सारे लोग बेल पर है, बेटा बेल पर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तब की बात है। आप देखिए, अभी बात ये हो रही है कि अगर आज बात करें तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल पे है, आप तड़ी बार की बात करती हैं, आपकी सोनिया जी बेल पे, आपके दामाद जी बेल पे, अरबों रुपए के घोटाले के आरोप में बेल पे, और तो और यूपीए गवर्नमेंट के यूपीए 2 में आधे मंत्री बेल पे जेल में रहे। साल में किसी को जेल क्यों नहीं भेजा आपने? यूपीए 1 यूपीए 2 को बोलते बोलते आप लोग सब बेल पे है, सारे बेल पे है, हाथ में ऐसी थोड़ी अरे प्रजातांत्रिक देश है, हम किसी को भी थोड़ी जेल भेज सकते हैं, किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? किसी को भी जेल थोड़ी भेज सकते हैं, न्यायपालिका पे विश्वास है, ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। आपने 19 में आपातकाल में हमारे नेताओं को, बेगुनाह नेताओं को, बेगुनाह पत्रकारों को जेल में ठूस दिया था। हम प्रजातंत्र में विश्वास है, ठीक है, हम प्रजातंत्र में ठीक है। डॉक्टर किरणमयी नायक और सुंदरानी साहब, आप दोनों जो है, हमारा जो मूल मुद्दा है, क्या इन सारी बातों का, ये सारे तथ्य में से कोई नई बात नहीं, दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से पब्लिक के बीच में आपने बातें रखी हैं, क्या ये इमोशनल चीजें नहीं हैं? क्या अपनी गलतियों पर आप दूसरे की गलतियां गिनाकर खुद इससे बरी हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे कि अब की बार के चुनाव में अगर किसी के ऊपर कोई गलती या कोई चीज दोष के तौर पर सामने आई तो उसने सामने वाले के 1000 और दोष गिना दी। क्या उससे आपके अपने दोष कम होते हैं? क्या जनता इस बात को नहीं समझती? इस पर बात करेंगे। चलिए, अब हम भी फाइनल राउंड की तरफ आते हैं। डॉक्टर नायक, क्या मुद्दे ऐसे हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कांग्रेस को इस फाइनल में जिता पाएंगे आपके मुताबिक छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो हमारे मुद्दे हैं, आपके फेवर के पॉइंट बताएं जो आपको लगता है कि आपकी जीत का आधार बने हैं। क्योंकि 15 साल तक के जो सरकार यहाँ पर थी, उनके कामकाज को जनता ने देखा, जितने भी बातें की गई, घोषणाएं की गई, उनको पूरा नहीं किया गया। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार अपने घोषणाएं लेकर के आई और उन घोषणाओं का पूरा करने का काम भी सरकार ने किया। हमको चुनाव के पहले महज 100 दिन का समय मुश्किल से मिला है। काम करने का मौका तो 60 दिन की बात, इसलिए हमारा नारा भी था 60 दिन काम के और 60 महीना नाम के। तो इन मुद्दों पर हम यहाँ पर जनता के बीच में आए हैं। जो विकास के काम हमने किए विधानसभा के चुनाव के बाद को, और अभी जो केंद्रीय स्तर पर
हमारा जन आवाज घोषणा पत्र है, जिसमें राहुल गांधी जी ने पूरी जो टीम के लोगों से और पूरे देश की जनता से मिल करके ये जन आवाज घोषणा पत्र बना है। उसमें जो मुद्दे हैं, न्याय के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, सबके लिए डेडलाइन जो तय की हुई है काम करने की, वो हमारी खासियत है और हमारी स्पेशलिटी है। इमोशनल मुद्दों से डील कर पाए आप? हम इमोशनल मुद्दे पर नहीं, हम ठोस मुद्दे पर जा रहे हैं, क्योंकि देश की जनता, यहाँ का युवा, गरीब, किसान, आम जनता। नहीं, पर ये इमोशनल कंट्री है ना, ये इमोशनल कंट्री, क्या इसमें इमोशनल जो पासे फेंके गए आपके मुताबिक? पिछले बार फेंके गए थे, बड़े इमोशनल थे कि काला धन लाएंगे और 15 लाख आपके अकाउंट में देंगे, पर उसने असर तो किया ना, भले रियलिटी कुछ भी, मैं असर उसी तो पर किया बोल ना। रही हूँ कि एक बार जनता एक बार आती है धोखे पर। जो कहानी है ना पुरानी पंचतंत्र की, कि एक आदमी बार बार झूठ बोलता है तो एक बार झांसे में आते हैं, तो एक दूसरी बार नहीं आता झांसे में। तो इस बार जो है जनता उस मोदी जी को तोड़ रही है जो 2014 के पहले आया था, और 2014 से 5 साल में उसने क्या किया, नोटबंदी, जीएसटी, सारे ऐसे फॉर्मूले लेकर के आए जिससे देश की जनता का अहित हुआ। बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय आंकड़े के हिसाब से पूरे सबसे निचले स्तर पर आ गई। ओवरऑल अगर मैं देखूं, मैंने आपसे पूछा, काम करने में फ्लॉप रहे मोदी जी, और हम जो लेकर के आए हैं कि हम जो विकास की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, ठोस योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, उन ठोस योजनाओं को हम जनता तक, घर घर तक बता भी रहे हैं। और इसलिए कि हमारे पास पांच राज्यों का कमिटमेंट जो पूरा किया है वो भी जनता के सामने। मैं आपके पॉइंट समझ गया और जनता भी समझ गई। आपके मैनिफेस्टो का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट न्याय रहा। क्या न्याय वैसे पॉपुलर हो पाया आपके मुताबिक, जैसे यहाँ कर्ज माफी हुआ था, जैसे यहाँ बिजली बिल हाफ हुआ था? क्योंकि जब आपने इसकी बात की तो फिर आपके ऊपर ये इल्जाम लगा कि ये गरीबी तो पहले इंदिरा जी ने भी हटाने का वायदा किया था, ये परिवार का एक पुराना फॉर्मूला है जो नए तरह से पेश किया। नहीं, देखिए सवाल ये है कि जब किसानों का कर्जा माफ और बिजली का बिल हाफ किया था, तब भी जनता के बीच में से ऐसा लग रहा था कि जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया है और ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ये तो 65+ का नारा लेकर चल रहे थे बीजेपी वाले। परंतु आपको दिखा कि वो हमारा आकलन आपने किया, हमारा जो घोषणा हमारी हुई थी, घोषणा पत्र के बाद मुश्किल से हमें 7-8 दिन का समय मिला था, पर इतना अंडर करेंट गया था कि बीजेपी को काउंटर करने के लिए एक फर्जी लेटर वायरल करना पड़ा था। उसके बावजूद जनता ने 3/4 मैंडेट दिया। तो उसी तरीके से जो न्याय है उसके पूरे ठोस विजन और प्लान के साथ में है। आप आज दलील कुछ भी दे दें कि इंदिरा गांधी जी के समय से है या कहीं से, परंतु एक प्रयास तो था जब इस पूरे देश में 1947 में एक सुई नहीं बनती थी, वहां से लेकर के देश को इस स्थिति तक खड़ा करने में बिल्कुल काम करेगा, निश्चित रूप से काम करेगा। और एक एक गरीब उस चीज का इंतजार कर रहा है कि वास्तव में जो 72,000 की बात है, ये 15 लाख की तरह जुमला तो नहीं है कम से कम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी साबित हो चुकी है। इसलिए जनता कांग्रेस के ठोस कमिटमेंट पर, प्रॉमिसेस पर यकीन कर रही है। चलिए ठीक है सुंदरानी साहब, क्या चीजें आपके फेवर में जाएंगी? और दूसरी बात ये कि आपके राष्ट्रवाद और देश की सुरक्षा सर्वोपरि, और सिर्फ एक ही चेहरा मोदी जी, जिसे आप मोदी वेव कहते हैं, जिसे आप जनता की ये कहते हैं कि जनता आतुर होकर अब चुनना चाहती है एक बार फिर से मोदी सरकार को, इनके अलावा कांग्रेस की न्याय क्या इन सब पर भारी पड़ती है आपको दिख रही? कांग्रेस का शासन 55 साल लोगों ने देखा है। विकास की अगर बात करूं मैं, तो हम विकास के मुद्दे पे भी कांग्रेस से बहस करने को तैयार है। हमने यूपीए गवर्नमेंट में देखा। आपके प्लस पॉइंट बताएं जिसको जो आपको लगता है आपको हम अपने प्लस पॉइंट बता रहे हैं पुनीत जी। हमने यूपीए 2 गवर्नमेंट में 5.1 किलोमीटर सड़क बनती थी प्रतिदिन, हम 24 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बना रहे हैं। हमने जनधन योजना में 30 करोड़ लोगों के अकाउंट खुलवाए, महिलाओं के अकाउंट खुलवाए। हमने मुद्रा बैंक के माध्यम से 15.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया, निश्चित रूप से रोजगार दिया, स्वयं का रोजगार करने का अवसर दिया। एक डेट दे रही है, बता रही, मैं बताता हूं आपको कि क्या और किस वजह से मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब रोजगार की सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि क्या मुद्रा लोन के आंकड़े रोजगार नहीं है, लेकिन अब इसका जवाब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आप देखें कि वो एक डेट दे रहे हैं, एक साल दे रहे हैं, और कितनी जॉब देंगे ये दे रहे हैं।
क्या इसका इम्पैक्ट देखिए, पड़ेगा? हमने क्या ये 24 लाख प्रति साल देने की बात करते हैं। नहीं, प्रति साल नहीं, हमने गलत हमने हमने कहा हमने 15.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है साहब, ऑन रिकॉर्ड है, हमने दिया है। और मैं आपको बताऊं, हमने आयुष्मान भारत के माध्यम से ये बात लेकिन ऐसे पुरजोर तरीके से कही नहीं जैसे आप कह रहे हैं। पुरजोर तरीके से कही साहब, हम राष्ट्रीय स्तर पे हमारे नेता कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं चुनौती देता हूं, इस आंकड़ों को कोई अस्वीकार कर दे। मैं आपको बता दूं, हमने मैं देखिए किरण जी, आपने बहुत बोला, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। आप अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ, हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की तहत मुफ्त में इलाज करने का अवसर दिया लोगों को, भले छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको लागू नहीं किया। हमने विकास का वो पैमाना तय किया, हमने एम्स हॉस्पिटलों की बाढ़ ला दी पूरे देश में। हमने कहा कि 75 मेडिकल कॉलेज हम नए खोलेंगे आने वाले समय में। ये हमारा विकास का एजेंडा है। फिर हमने पूरे विश्व को हमारे साथ खड़ा रखा। आतंकवाद के मामले में आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। भारत के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम सर्जिकल स्ट्राइक जाके पाकिस्तान की धरती पे करना और वहां के आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करना, ये मोदी जी का कैप्टन अभिमन्यु को निशर्त वापस लाना। भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अगर आपके पॉइंट को मैं समाप्त करूं, आपके पॉइंट को समाप्त करूं, तो फिर वही बात आ जाती है। फिर मैं इनकी 4 महीने की सरकार की भी बात करूंगा साहब। ठीक है साहब, 4 महीने की सरकार की बात ये करते हैं, बड़ी उपलब्धियां गिनाते हैं, हर मामले में यू टर्न दिया इन्होंने। शराबबंदी एक छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा था। ये भी मैं नोट कर लेता हूं जी। अब सारे आपके पॉइंट का उत्तर लेता हूं, 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एक टिप्पणी लेता हूं जी। किरणमयी जी, इन्होंने 4 जो पॉइंट किए कि आप न्याय की बात करते हो लेकिन विश्व साथ खड़ा है क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व था, सर्जिकल स्ट्राइक और शराबबंदी जैसा अधूरा वायदा। देखिए, इन्होंने जो बातें कही, इन्हीं मुद्दों पर जवाब दीजिए। हाँ, जो बात कर रहे हैं कि मोदी जी के साथ विश्व खड़ा है, मोदी जी से पहले इंदिरा जी एकमात्र ऐसी नेता थी जिनके साथ पूरा विश्व खड़ा था। ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ी आर्थिक रिसेशन आया था, पर उस समय मनमोहन सिंह जी ने पूरा उसको बचा करके रखा भारत को। ऐसा नहीं कि कभी भारत विश्व के स्तर पर नहीं था, परंतु केवल अपने मुंह में मिट्ठू बनने की जो बात है ना, वो मोदी जी ने किया है, ऐसा कहीं नहीं था। और सेना की जितनी उपलब्धि पिछले कार्यकालों में हुई थी, वो कभी सेना की क्रेडिट अपने नाम से नहीं लिया, सेना के क्रेडिट सेना को दिया, इसरो का क्रेडिट इसरो को दिया। ये हमारे कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया। अब रहा सवाल, आपने कहा परमाणु विस्फोट किसने किया? सब कुछ परमाणु विस्फोट किसने किया? अमेरिका ने प्रतिबंध किस पे लगाया? फिर बीच में टोक रहे, जब मुझे बोलने दिए जा रहे तो बीच में क्यों टोक रहे हैं आप? आपने बोल दिया, आप बताइए ना। 4 महीने के कार्यकाल में इनको यू टर्न दिख रहा है साहब। 15 साल में आप 2100 रुपए बोनस की बात करके केंद्र में सरकार आने के बाद मोदी जी ने ठेंगा दिखा दिया था कि किसानों को खैरात बांटना हम नहीं करने देंगे, किसानों को बोनस नहीं देना है, 2100 रुपए समर्थन मूल्य नहीं देना है। इसी वजह से तो किसानों ने आपको बैकफायर किया। और शराबबंदी की जिस बात को कर रहे हैं, तो हम शराबबंदी के लिए कमिटेड हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो ट्रिप गई थी और जिन्होंने शराब की दुकानें बढ़ाने का किया जाए, तो उस पर काम नहीं किया जा सकता है। हमको काम करने के लिए 5 साल के लिए मैंडेट दिया जनता ने, 4 महीने का मैंडेट नहीं हमारे पास में। और ये तो अभी वक्त बताएगा। आपने स्वयं स्वीकार किया ना कि आपके पास वक्त कम था, क्योंकि बात एस्टैब्लिश करनी थी देश भर में कि जहां हमारी सरकार बनती है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए आपने प्रायोरिटी नहीं। ठीक है, आप ही की बात कर रहा हूं, जो आपको प्रायोरिटी रखना थी, ठीक है, टाइमलाइन तय किया था 10 दिन, वो 10 दिन में हुआ। ठीक है, और हम सारी चीजों को कर रहे हैं। बिजली का बिल हाफ भी हो गया है। शर्मा जी, 3 बड़ी बातें अगर आप दोनों पक्षों की सुनते हैं, एक तरफ राष्ट्रवाद वर्सेस न्याय, दूसरी तरफ समूचा विश्व साथ खड़ा है वर्सेस प्रदेश की गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी, तीसरी तरफ परिवर्तन की वेव है वर्सेस मोदी जी की वेव। क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर हैं? पहली बात आपने क्या कही? पहला मुद्दा ये कि न्याय वर्सेस राष्ट्रवाद। देखिए, न्याय वर्सेस राष्ट्रवाद का जहां तक प्रश्न है, तो मैंने जो समझा है, विकास 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चरली, एक होता है जो पेट की भूख खत्म करे। तो लोग पेट की भूख खत्म करने वाली बात को महसूस करते हैं। ठीक है। और जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनते हैं, वो उनके नजर में एक इमोशनल कनेक्ट है। बिल्कुल। राष्ट्रवाद का जहां तक प्रश्न है, राष्ट्रवादी हर व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा, उसके लिए जो है उसको जगाने की जरूरत नहीं है, या वो जाग जाएगा ऐसे नहीं हो। तो राष्ट्रवादी तो है। अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने करवाई, उन्होंने हिम्मत दिखाई, ऐसा यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने माना होगा तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा। ठीक है।
जहां तक सवाल लोकल और ये जो 72,000 रुपए वाली बात है, ये ब्रह्मास्त्र मानता हूं मैं इसको। जैसे कर्जा माफ ब्रह्मास्त्र साबित हुआ, हाँ, पर हम भी इस बात को देख रहे थे कि स्थानीय मुद्दों पर जो है कर्जा माफ बिजली आपका जो जादू हुआ, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। इसी तरह मैं मान के चल रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं समझ पा रहा हूँ उसको कि 72,000 में जनता का जो पैसा है, जनता के पास नगद पहुंचा दिया जाए, वो 6,000 से भारी पड़ा। चलिए ठीक है, 6,000 की बात इसीलिए कहीं भी नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आप तीनों ने जो अपने पॉइंट्स रखे हैं उसके आधार के ऊपर अब एक बार फिर जहां से हमने शुरू किया था कि साहब मुद्दे आपके सामने हैं, किन चीजों के बीच में टक्कर खड़ी करने की कोशिश की गई, किन दो चेहरों की तुलना की गई, किन बयानों को टटोला गया, कसौटी पर रखा गया, सब आपके सामने। फैसला आपको करना है, निर्णय आपको करना है, वो बटन आपको दबाना है जिसका अधिकार आपके पास में है। आप सब जाइएगा, वोटिंग कीजिएगा और सुबह 6 बजे से लगातार IBS24 की टीम आपको पल पल का अपडेट देगी। हमारे 21 रिपोर्टर और बहुत सारी आंखें इन तमाम बिंदुओं को देखेंगी, आप तक पहुंचाएंगी। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं बंपर वोटिंग से जनता जवाब देगी, अपना फैसला दर्ज कराएगी। वोट जरूर दीजिएगा और अपडेट के लिए IBS24 से जुड़े जरूर रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।